Hello everyone, welcome to AKO. So today in this class we're gonna learn vocabulary. Vocabulary इतना important है आपके लिए स्टेज 2 के लिए कि मतलब आप इसके बिना पूरा पेपर ही आपका या तो बहुत अच्छा हो सकता है या तो बहुत ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि या तो ऐसे हो या फिर आपका हो ट्रांसलेशन या हो प्रेसी या हो कॉम्प्रिहेंशन, सब जगह आपको ना कोई चीज़ रोकता है लिखने से आगे, तो वो आपको वर्ड याद नहीं आता है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। ट्रांसलेशन हुआ तो हाँ हिंदी, बाकी पूरे पेपर में इंग्लिश। तो हम अब ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं, लाइक इन अ वीक ट्वाइस और थ्राइस आई एम गोना पोस्ट 30 टर्म्स फ्रॉम PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। PRS एक वेबसाइट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट सारे अपने बिल और एक्ट लेके आती है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले पब्लिश होता है PRS में, ठीक है। तो वहाँ से हम सारे टफ़ कीवर्ड्स जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी में यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास में। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ वोकेबलरी। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ आफ्टर लाइक एवरी अदर क्लास। यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट वाइल राइटिंग ट्रांसलेशन, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे वर्ड आ जाएंगे जो आपने कभी शायद सुने भी नहीं होंगे। हिंदी मीडियम से हो आप तब भी आपने इंग्लिश वाला नहीं सुना होगा शायद, और आप अगर हिंदी मीडियम से तो आपने शायद इंग्लिश वाला नहीं सुना हो। हम दोनों तो नहीं पढ़ सकते। पॉलिटी वगैरह जो आप पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, तो हम एक ही सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, दोनों सब्जेक्ट लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ते, राइट। तो यहाँ पे आप वो सीखोगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी सबकी जाननी है। नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कुछ भी मिला के बोल देते हैं, बट जब ट्रांसलेशन करना होगा, जब आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी, ठीक है, प्रेसी के लिए या फिर और चीज़ें करनी होंगी, तो वहाँ पे एकदम फॉर्मल आपको यूज़ करना है। टोन अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करता है हमारा कोर्ट, और ये स्पेशल इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है, तो दिस हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ नॉट जर्नलिस्टिक पेपर जहाँ पे आपको GS के आंसर लिखने हैं। GS के आंसर में योर जर्नल इंग्लिश वर्क्स, बट हेयर इट्स अ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, दैट टू फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट, सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट। ओके, तो हिंदी का भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, इंग्लिश के भी सीखने पड़ेंगे, कैजुअल नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले वर्ड से, और मैंने इस सब जगह से निकाला है, PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब जगह से। ओके, सो फर्स्ट ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ PIB से मैंने निकाला है। स्कीम हो, बजट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर, सब जगह से उठाया है, ठीक है। तो कैबिनेट अप्रूवल को वी कॉल इट मंत्रिमंडल की स्वीकृति। उसको आप ये सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है एज इट इज़ PIB की वेबसाइट में, वहाँ से भी हमने लिया है। ये PDF में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। क्लास में आप सुनोगे ध्यान से तो थोड़ा याद ज़्यादा रहेगा, पढ़ तो आप लोगे आराम से। ओके, सो हेयर इट राइट हेयर, उसके बाद एक बार फिर से रिवाइज करना। टेलीग्राम पे मैं पूरा PDF अपलोड कर दूँगा, सो दैट आपको ये वर्ड्स एकदम याद हो जाए। और आप चाहो तो इसके नोट्स अपने एक रजिस्टर में बना लो, जहाँ पे आप ना इसको सेग्रीगेट कर लो, लेजिस्लेटिव टर्म्स जो भी हैं, ठीक है, जुडिशरी के जो भी टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के जो भी हो रहे हैं, टेक के वर्ड जो भी आ रहे हैं, वो सब वर्ड आप अपने एक रजिस्टर में बना लो। जो आपका स्टेज 2 आएगा तो आप एक बार उसको पढ़ के जाओगे ना, तो आपको कैसा भी पैराग्राफ ट्रांसलेट करने के लिए दे देंगे, पैसेज हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप सब कर लोगे। एटलीस्ट आप ब्लैंक नहीं होगे कि अरे यार इस वर्ड को क्या कहते थे। जैसे कि मैंने लास्ट मॉक में E-फाइलिंग लिखा था, वर्चुअल हियरिंग लिखा था, उसका हिंदी लगभग किसी को नहीं लिखने आया, तो इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फाइनेंशियल आउटले, इसको कहते हैं परिव्यय। ओके, देन कम्स बेनिफिशरी। बेनिफिशरी वर्ड आजकल बहुत जगह आपका चलता है। जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है तो कौन उसके बेनिफिशरी ये डिसाइड करना होता है, ये होता है। तो आप बहुत सरकारी दस्तावेजों में लाभार्थी भी पढ़ते हो, कहीं कहीं बेनिफिशरी भी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी आर्टिकल या किसी भी पैसेज में आ सकता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट को हम कहते हैं संवितरण, ठीक है। उसके लिए ऐसे साइड में बना भी रखा है अमाउंट डिस्पर्स्ड, तो इसके लिए हिंदी में इसको ये कहते हैं। जब भी हमारे जैसे PM किसान का अमाउंट डिस्पर्स होता है, कोई भी स्कीम का होता है, तो ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, ठीक है। DBT में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ओके, और बेनिफिशरी वर्ड भी वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए PIB ऐसे वर्ड ज़्यादातर यूज़ करता रहता है। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। जब भी हमारे देश से प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर बाहर जाता है, दे साइन MOUs अ लॉट। कभी इंडस्ट्री से रिलेटेड, कभी कोई ट्रेड डील से रिलेटेड MOUs साइन होते ही रहते हैं। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समझौता ज्ञापन, ठीक है, साइन बिटवीन 2 मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स। तो यू कैन यूज दिस टर्म इज लाइक इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो आवर 6th टर्म इज नोटिफिकेशन।
ओके, नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं। ये शायद सिंपल है, शायद आपने सुना हो, ठीक है। तो और ऑफिशियल गैजेट को देखो, ऐसे सेंटेंसेस में आपको और वर्ड भी मिल जाएंगे। ऑफिशियल गैजेट को ये बोलते हैं राजपत्र, ठीक है। तो इतने आराम से को मिल गया, आप इसको यूज़ कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो इसको, ठीक है। तो देखो, फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षमता निर्माण। मोस्टली ये कहाँ पे यूज़ होता है कैपेसिटी बिल्डिंग? जब हम किसी ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं, किसी रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी हमें एम्प्लॉयज़ की या फिर वर्कर्स की। जैसे कि हमारा बहुत जगह आर्टिकल या फिर ऐसा जा सकता है ना कि जो ये PRI इंस्टीट्यूशन है, इनको गाँव में जो भी विकास है वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में ल्यूकैनिस हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, और भी बहुत सारे मतलब गैप्स हैं, उसके लिए हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो उसको हिंदी में कहेंगे क्षमता निर्माण, ओके। ऐसे आप सुनते रहोगे ना स्टोरी वाइज, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा एग्जाम्पल्स के साथ, ओके। सो नेक्स्ट अवर वर्ड इज़ 8th वर्ड, दैट इज़ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। जैसे कि अभी हम लोग का ये हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह बहुत हुए, ठीक है। किसानों का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ हो रहा था, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं हितधारक परामर्श। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमें कैसे याद रखेंगे कि जब ये किसान आंदोलन हो रहा था हमारा, तो लोग बोल रहे थे कि जो भी फार्म लॉज आए हैं ये स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के बिना ही ले आए हैं, तो इसलिए ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा था। अभी भी जैसे जो अभी प्रोटेस्ट हुआ रिलेटेड टू नीट एग्ज़ाम, तो उसमें भी यही था कि स्टेक होल्डर्स को जो प्रॉब्लम्स हुई है वो लोग उसको एड्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये वर्ड यूज़ हो सकता है किसी भी पैरा में आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं हितधारक परामर्श, राइट। सो ओके, अब नेक्स्ट इस बी पार्ट, जिसमें हम कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट के ऑर्डर्स वो पढ़ेंगे। ये तो आपको लाइक अपने जॉब में भी हैंडल करने पड़ेंगे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इफ़ यू आर इन जुडिशरी सेक्शन, ओके। तो कोर्ट में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड तो यही है, पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट। ये दोनों लाइक दे आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हर दिन मतलब यूज़ होना ही होना है ये। तो पिटिशनर को कहते हैं हम याचिकाकर्ता, और रिस्पोंडेंट को कहते हैं प्रत्यार्थी, ओके। और भी उसके वर्ड्स होते हैं, बट दिस इज़ लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ द नेक्स्ट इज़ इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर, ठीक है, जिसका मतलब होता है जो भी ऐसा कोई कोर्ट का ऑर्डर है जिसको किसी ने अपील कर दिया हो और इसको चैलेंज कर दिया हो, ओके। इसको हिंदी में कहते हैं आक्षेपित आदेश, आक्षेपित आदेश, ओके। तो जैसे कि समझ लो कोई सा भी, इसको याद रखने के लिए आप आक्षेपित आदेश इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर, तो समझ लो कोई सा जो ऑर्डर तुम्हें ये बहुत आप लोग को याद हो, कोई जिसको चैलेंज किया गया हो कोर्ट पे, तो उसको आप याद करो और उससे रिमेंबर कर लेना, ठीक है, कि हाँ ऐसा कोई तो था ऑर्डर कोर्ट का जिसको इम्प्यूग्न किया गया था। जैसे कि किसी को मान लो फांसी की सज़ा हो गई, ठीक है, तो उसमें जो हमारा जिसको भी फांसी मिलती है उसके पास होता है चांस कि दे कैन फाइल देयर रिट विद द कोर्ट, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरिम रिलीफ। ये आपने शायद बहुत सुना होगा, इंटरिम रिलीफ मिल गई, इंटरिम बेल मिल गई, ये वर्ड आता रहता है आपके न्यूज़ वगैरह में। तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतरिम अनुतोष। तो रिलीफ को अनुतोष कहते हैं, ठीक है। आपको ये एकदम प्रॉपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टर्मिनोलॉजीज में रिलीफ मतलब, वरना आप लोग जर्नल हिंदी या उसमें लिखोगे तो ऐसे राहत लिख दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी होती हैं, ठीक है, जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ पे एकदम आपको प्रॉपर हिंदी होनी होती है जो आपकी प्रॉपर होती है। और एक चीज़ है, मैंने बहुत लोगों को देखा आप लोग का, जैसे कि तो हिंदी का है ये, ठीक है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश है, ठीक है, उर्दू नहीं है। तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो इंग्लिश टू उर्दू कर दे रहे हैं उसको। आपको इंग्लिश टू उर्दू नहीं करना है, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी करना है। जैसे कि निजी वर्ड हिंदी नहीं है, वो उर्दू है, तो आप लोग निजी लिख देते हो। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे अब मान लो मैं आपसे पूछूँ कि फ्रेंड का हिंदी क्या होता है, तो बहुत सारे लोग तुरंत बोल देते हैं दोस्त, ठीक है, वो नहीं है, आपको मित्र लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। दोस्त लिखने से आपका गलत हो जाएगा और एग्ज़ाम जब वहाँ मार्क करेगा ऐसे गोला दोस्त पे आपके और काटेगा आपका माइनस मार्क्स। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ओके, वेरी वेरी अवेयर। क्योंकि यार देखो
500 सीट्स हैं और ये सीख रहे होंगे बहुत सारे लोग, बट आई वांट कि दैट माई AKO फैमिली लर्नस इट फास्ट, क्योंकि अभी लोग सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, पैसे ले लेके इतने महंगे कोर्स। यहाँ पे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। सो अपना टाइम दो 40% एटलीस्ट स्टेज 2 को, क्योंकि स्टेज 1 जैसे ही आएगा डेट, आप मुझे पता है इसका एक अक्षर नहीं पढ़ने वाले हो, और फिर जब तक एग्ज़ाम दोगे आप, उसके बाद आप एक हफ्ते आप कहोगे कि अब बहुत पढ़ लिया, आराम चाहिए, और उसके कुछ दिन बाद ही स्टेज 2 ले लिया जाएगा। स्टेज 2 बहुत जल्दी होता है, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है बीच में। आपको अगर जानना हो तो 2019 का जाके डेट देखो कि कब हुआ था आपका स्टेज 1, और उसके कितने जल्दी आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया था, ठीक है। उसमें केस वगैरह कुछ हुआ तो शायद डिले हुआ या कुछ हुआ, बट बहुत जल्दी बुलाया था। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ एडजर्नमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं स्थगन। ये तो आपने शायद मतलब पढ़ा होगा, पॉलिटी जो लोग पढ़ रहे हो, तो पार्लियामेंट एडजर्न हो जाती है, तो ये वर्ड आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफिडेविट, ठीक है, नॉट हाफिडेविट, इट इज़ एफिडेविट। ओके, शपथ पत्र, राइट। ये तो मतलब दिस इज़ वेरी कॉमन, आप लोग ने बनवाया भी होगा लाइफ में काफ़ी बार, एफिडेविट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्राइमा फेसिया, ठीक है, बट यू विल से इट लाइक दैट, बट कोर्ट क्या बोलेगा इसे, प्रीमा फेसी, ठीक है, नॉट प्राइमा फेसिया, राइट। तो इसको कहते हैं हिंदी में प्रथम दृष्टया। ये मोस्टली होता है FIRs वगैरह में होता है कि प्रथम दृष्टया हमें ये नज़र आ रहा है कि ऐसा है, तो उसके अकॉर्डिंग FIR लिख ली हमने, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, तो इसको भी आप जरूर याद कर लीजिए। कोर्ट का बहुत फेवरेट वर्ड है, समझ लीजिए एक तरह से। नेक्स्ट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको कहते हैं न्यायालय की अवमानना। अवमानना का नोटिस मिलता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो ये वर्ड तो बहुत कॉमन है। अभी नेक्स्ट वर्ड है सुमोटो कॉग्निजेंस। इसको मैंने जानबूझ के हाइड किया है। आई वॉन्ट कि आप लोग इसका गूगल करो, हिंदी निकालो और कमेंट करो। लेट मी सी कि कितने लोग जो कोर्ट कहता है वो टाइप कर पाते हो, ठीक है। अगर आपको नेचुरली पता है तो ऐसे लिखो, वरना गूगल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और गूगल भी आपको मल्टीपल आंसर्स देगा, एक कोर्ट वाला देगा, एक नॉर्मल वाला देगा, एक पुलिस वाला देगा। आपको जुडिशरी वाला लिखना आंसर, ठीक है, एकदम जो परफेक्ट वर्ड हिंदी में यूज़ करता है हमारा न्यायालय, भारत का न्यायालय। ओके, तो ये वर्ड आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर। ये थोड़े सिंपल वर्ड्स हैं। तो अवर 17th वर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। किसी से भी मतलब जवाब मांगना, जैसे कि अभी रिसेंटली जो हमारा ये कैबिनेट में रेजिग्नेशन हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर का, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही ली जनता ने सरकार से, तो जिसके लिए अकाउंटेबिलिटी हुई, ठीक है। तो अभी देखो लोग, आप लोग ना ट्रांसलेशन में कंफ्यूज भी करते हो। अब जैसे अकाउंटेबिलिटी लिखा होगा कहीं पे, ठीक है, तो आप लोग उसको ऐसा करोगे कि इसको लिख दोगे जिम्मेदारी, ठीक है। बट अब वहाँ पे एग्जाम में रसगुल्ला करेगा वो तो, लेकिन आपको कमेंट में बताएगा नहीं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बट मैं आपको टेस्ट सीरीज़ में ये चीज़ें सिखा रहा हूँ और यहाँ भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेही कहते हैं, जिम्मेदारी नहीं कहते हैं, ठीक है। जिम्मेदारी नहीं ली गई है, जवाबदेही दी गई है। ओके, अकाउंटेबिलिटी मतलब। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो वर्ड बहुत यूज़ होते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये यूज़ होते रहते हैं। ये मैंने लास्ट वाले टेस्ट में रूल ऑफ लॉ आपका टेस्ट किया था, आप लोग क्या लिखते हो, तो ये तो मतलब मोस्टली लोगों को आता था, तो मुझे लगा ये भी सिखा देता हूँ, शायद नेक्स्ट एग्ज़ाम में मैं पूछ लूँ तो आपका गलत ना हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था मुझे बताओ, कमेंट में बताओ कि ये UK ने दिया था कि US ने दिया था, ठीक है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी ग्रुप में लिखा हुआ है किसने, किसका है ये टर्म, ठीक है, कमेंट बताओ ये, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 19 सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो उसको हिंदी में कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत यूज़ हो सकता है आपके उसमें, अगर जुडिशियल से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आया वर्ड या फिर कोई भी पैसेज, तो ये वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ जुडिशियल ओवररीच, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक अतिक्रमण, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच। बट देखो मैंने आपके लिए इधर लिख के रखे हैं कि क्योंकि आपको लिखेगा जुडिशियल ओवररीच तो अब न्यायिक अतिक्रमण लिख दोगे शायद, और अगर जुडिशियल एक्टिविज़म पूछेगा तब भी शायद आप लिख सकते हो, या फिर जुडिशियल
ओवर रीच में भी आप ये लिख सकते हो। ये कन्फ्यूजन जो है वो चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में आपको डिफरेंस बताया। ऐसे वर्ड आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी लास्ट टेस्ट में था, ट्रांसलेशन में लिखा हुआ था फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट पूछा था, एक इंग्लिश टू हिंदी वाले में, तो कुछ बच्चे, और एक में सिर्फ राइट लिखा था। तो उसमें बहुत सारे लोग राइट को अपने आप ट्रांसलेट करते वक्त मौलिक अधिकार लिख रहे थे, तो जो कि गलत है। राइट, फंडामेंटल राइट को मौलिक अधिकार कहते हैं, राइट को मौलिक अधिकार नहीं कहते, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न दूर होंगे जब आप अच्छे से इन वोकैबुलरीज को पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, एकदम प्रॉपर पढ़ के जाओगे अपने स्टेज 2 के पहले। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड 21 इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी, उसका मतलब होता है मनमाना, स्वेच्छाचारी। ओके, कि मतलब पुलिस ने एकदम, जैसे आपको अचानक से आपके घर में पुलिस आई, आप थोड़ा सा उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर लिए तो वो गुस्सा हो जाते हैं पुलिस वाले कुछ कुछ, तो आपको आर्बिट्रेरी 151 के अंदर अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जबकि उनको करना नहीं चाहिए, बट उनका मन है, मनमाना करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। और 24 घंटे बैठाने की तो उनके पास ताकत होती है, आपको बैठा लेंगे। तो दैट इज़ आर्बिट्री एक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है। वो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ सेफ गार्ड। ये मैंने लास्ट टेस्ट में भी दिया था और मैं चाहता हूँ इसका आप हिंदी बताओ और एक सेंटेंस फॉर्म करके भी भेजना मुझे, ठीक है। लाइक जुडिशरी सेफ गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन और दिस दैट, ऐसे करके सेंटेंस बना के देना, ठीक है। आई वॉन्ट दिस यू लाइक टू सर्च अपॉन, टू पॉन्डर अपॉन, आप सोचो, क्योंकि सब सामने लिखा होता है तो आप सोचना बंद कर देते हो और सिर्फ वीडियो में खो जाते हो। इसलिए मैं बीच बीच में आपको चीज़ें हाइड भी कर रहा हूँ ताकि आप अलर्ट रहो पढ़ते पढ़ते। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ मार्जिनलाइज सेक्शंस। ओके, वंचित वर्ग कहते हैं जिसको हिंदी में। तो ये सब एकदम अच्छे से आपको याद रखने कीवर्ड्स। ऐसे मैं आपको 30 कराऊंगा, तो सोचो अभी 2 महीने एग्ज़ाम है, तो अगर 10 क्लास भी ली तो हम 300 वर्ड सीख जाएंगे। ऐसे टफ वाले, इजी वाले तो मुझे पता है, इतने तो मेरे स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खुद भी नोट्स बना रहे होंगे। आई ट्रस्ट यू गाइज सो मच। लाइक इतनी नीच फैमिली में भी यू गाइज आर पार्टिसिपेटिंग अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट दैट यू गाइज आर वेरी सीरियस अबाउट इट एंड वी विल एस इट टुगेदर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन डी, जिसमें मैंने PRS से लिए हैं। PRS मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट के जो भी बिल्स आते हैं, एक्ट्स आते हैं, वो PRS की वेबसाइट पर पब्लिश होते हैं। आपको अगर देखना हो तो ये वेबसाइट है PRS.org। ओके, इसमें जाके आप चेक करो, गवर्नमेंट के सारे बिल, सारे एक्ट इस पे आते रहते हैं। तो ये स्टेचुटरी ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका भी बताओ मुझे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं इस वर्ड का, ठीक है। कानून पुलिस के बता रहा हूँ। 4-5 वर्ड हो गए, लाइन से लिखना 1 2 3 4 5। मैं चेक करूँगा, जिसने सारे सही लिखे होंगे आई विल लाइक दैट कमेंट। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिल एंड ऑर्डिनेंस। तो बिल को कहते हैं विधेयक और ऑर्डिनेंस को कहते हैं अध्यादेश। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि कहीं पे लिख दिया कि बिल और आपने उसको जो अध्यादेश उसको लिख दिया और ऑर्डिनेंस लिखा उसको विधेयक लिख दिया। इवन दो पॉलिटी के टर्म्स में दे बिकम सेम आफ्टर लाइक पार्लियामेंट अप्रूव्स, बट आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम है, आपका GS का एग्ज़ाम नहीं है स्टेज 2, तो वहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंस मेंटेन करके चलना है। सो द 25th वर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न, उद्देश्यों और कारणों का कथन। ओके, इसको बहुत यूज़ किया जाता है हमारे बिल्स में जो भी एक्ट्स होते हैं, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट, एक एक रीज़न उसमें मैटर करता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोविजंस, उपबंध। हर लॉज में, हर रूल्स में, हर बाई लॉज में प्रोविजंस होते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है, जैसे अभी लेबर कोड्स हैं ना, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो वो उपबंध उसको हिंदी में कहेंगे। ये आपके पैसेज में आ सकता है, क्योंकि लेबर कोड अभी अप्रैल से या जुलाई से शायद लागू हुए हैं, तो दिस इज़ इन न्यूज़। और जब भी कोई एग्ज़ाम बनता है ना, NTA बनाए या फिर कोई भी बनाए एजेंसीज, वो लोग मोस्टली करंट से उठाते हैं सारी चीज़ें, बीट GS का पेपर, बीट इंग्लिश का पेपर, पैसेज, आपका ऐसे सब कुछ करंट बेस्ड होता है मोस्टली। ओके, देन मैंने यहाँ पे पूरा ही हाइड कर दिया है ताकि आप लोग जाओ और PRS सर्च करो और वहाँ से एक वर्ड लेके आओ आप, एंड उसका इंग्लिश और हिंदी और एक सेंटेंस लिखो, ठीक है। आई विल सी कि आपने सच में देखी है कि नहीं वेबसाइट PRS। आप ये तीनों वेबसाइट PRS, PIB और हमारा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, ये ना हफ्ते में 1-2 बार देख लिया करो। जैसे मान लो आप डिनर कर रहे हो, लंच कर रहे हो, टहल रहे हो कहीं पे, जैसे रैंडम खोल लो, पढ़ते रहो इंग्लिश में, हिंदी में। ChatGPT को कॉपी कर दो, हिंदी में कॉपी करके इंग्लिश में पलट देगा उसको।
इंग्लिश में कॉपी करके हिंदी में पलट देगा, ठीक है। तो ऐसे यूज़ किया करो अपना टाइम, ये छोटे छोटे टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाला है, ओके। दिस इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में आप ना रिसर्च करना, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि जो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है ना, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है कि मतलब वो एग्जीक्यूटिव को दे देता है कि हमने लॉ बना दिया है एक, आप इस पर भर लो, जैसे भी रूल बनाना है, जो भी करना है, ओके। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। अब बस 2 वर्ड बचे हैं, तो हमारा 29th वर्ड है कंकरेंट लिस्ट, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची, और 30th वर्ड है कम इनटू फोर्स, प्रवृत्त होना, ओके। तो ये 30 वर्ड हो गए हमारे। बाकी इन्हें कैसे फ्रेम करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और एक ये रिवाइज करने की ट्रिक है आपकी, इसमें यही लिखा है कि आप जब ये क्लास हो जाए तो इसको ऐसे रखो, ठीक है, एक तरफ अपना राइट की तरफ हाथ रखो और लेफ़्ट वाला याद करो क्या था, और फिर एक बार लेफ़्ट की तरफ हाथ रखो अपना, ठीक है, और राइट का याद करो क्या था, ठीक है। ऐसे करके रिवाइज़ करना, मैं इसको PDF को अपलोड कर दूँगा। एंड ऐसे हम लाते रहेंगे क्लासेस ऑन वोकेबलरी एंड ऑल अदर टॉपिक, और आगे चल के स्टेज 1 की भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड और ऐसी और वोकेबलरी और ट्रांसलेशन कैसे करना है, ऐसे कैसे लिखना है, कैसे फॉर्म करना है, उसके लिए यू ऑल गाइस नो, जो नया है चैनल पे, वी हैव लॉन्च दिस बुक कल ही, तो आप ये बुक खरीद सकते हो, जिसको मैं कमेंट में लिंक कॉपी कर दूंगा फॉर दिस बुक एंड टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन चेक। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आप लोग इसकी वोकैब की एक डायरी बना लो, जिसमें आप लिखते रहो, ठीक है। मैंने बताया था ना, टेक्नोलॉजिकल, लेजिस्लेटिव, कोर्ट से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, तो आपके ना एटलीस्ट एट द एंड ऑफ लाइक 2 months 500 और 1000 वर्ड होंगे आपके ना स्टेज 2 के पहले। तो आप ट्रांसलेशन में क्या पढ़ के जाओगे, यही पढ़ के जाओगे, और बुक में उसका ट्रांसलेशन का तरीका दिया हुआ है कि कैसे ट्रांसलेट करना है, वो सीख जाओगे आप, बस यू आर गुड टू गो। ट्रांसलेशन 50 मार्क्स का है, ओके। सो दिस इज़ मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्शन, क्योंकि इसमें सेक्शन C है, इसमें 1 भी है, 2 भी है, बाकी सब में कम मार्क्स है, इसमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट सो मच, ओके। थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड, मैनेज बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ओके। स्टेज 1 के लिए 40-60% टाइम निकालो, पढ़ो अपना जो भी पढ़ रहे हो, मैं मिनी टेस्ट तो दे ही रहा हूँ स्टेज 1 के, ठीक है। और स्टेज 2 का भी आप बुक पढ़ते रहो, रिवाइज़ करते रहो, वो कैब के, कोट्स के, इनके नोट्स बनाते रहो, ठीक है। कोट्स के तो मैं वैसे नोट्स ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ आपको, PDF, बहुत सारे कोट्स होंगे रिलेटेड टू वुमेन, रिलेटेड टू जेंडर, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, ओके। So keep on practicing and subscribe to this channel so that you get quality content for free, no course, nothing. So this is it. Thank you so much. Get selected. All the best.